क्या एक साधारण सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई आवेदन अदालत में चल रहे किसी बहुत बड़े और पेचीदा मुकदमे का पूरा पासा पलट सकता है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? सुनने में तो एकदम किसी लीगल थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी की अदालतों में भी ऐसा अक्सर होता है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन यही है कि हम समझें कि कानूनी कार्यवाही में आरटीआई से मिले इन दस्तावेजों का जो रोल है एविडेंस के तौर पर, वो कितना ताकतवर होता है। सही बात है। और हम एविडेंस एक्ट के उन प्रावधानों की परतों को खोलेंगे जो इन दस्तावेजों की जो वैधता तय करते हैं। हाँ, और जो लोग कानूनी हलकों से थोड़े भी अपडेटेड हैं, उन्हें पता है कि देश में अब भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गई है, लेकिन जो दस्तावेजों की वैधता है और साक्ष्य को लेकर जो मूल कानूनी सिद्धांत हैं, हाँ, उनका कोर आज भी बिल्कुल वही है। देखिए, इस विषय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरटीआई को ज्यादातर बस एक ऐसे टूल के रूप में देखा जाता है ना, जिससे सरकार से बस सवाल पूछे जाते हैं या ये पता लगाया जाता है कि भाई किसी प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च हुआ। हाँ, लेकिन जब बात कोर्टरूम के भीतर की आती है तो ये एक बेहद मजबूत कानूनी ढाल बन सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो या अपनी नई संहिता, दोनों इस बात को साफ तौर पर मानते हैं कि अगर आरटीआई से कोई दस्तावेज सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निकाला गया है, मतलब पूरे लीगल प्रोसेस से, बिल्कुल, तो अदालत उसे एक ठोस सबूत मान सकती है। बस पेंच ये है कि इसके अपने कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। हाँ, और उन्हीं नियमों को डिकोड करना आज का हमारा काम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कानून की धारा 74 से, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स या सार्वजनिक दस्तावेज को परिभाषित करती है। अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट सुनने में बहुत ही आम सा शब्द लगता है, जैसे कि कोई भी कागज जो सरकारी दफ्तर में रखा है वो पब्लिक का हो गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कानूनी नजरिए से इसके मायने काफी गहरे हैं, है ना? बिल्कुल, हर सरकारी कागज अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इसके पीछे एक तय प्रक्रिया काम करती है। ये जो धारा 74 है ना, इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि वो कागज किस हैसियत से जारी किया गया है। ओके। लोक सूचना अधिकारी, जिसे हम पीआईओ कहते हैं, वो कानून की नजर में एक पब्लिक सर्वेंट है। तो जब पीआईओ के पास कोई आरटीआई आती है और वो अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए, मतलब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में, हाँ, ड्यूटी में रहते हुए कोई जानकारी या रिकॉर्ड आवेदक को सौंपता है, तो वो दी गई जानकारी उस प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। अच्छा। उसकी कानूनी वैधता इसलिए बनती है क्योंकि वो एक अधिकृत यानी ऑथराइज्ड सरकारी चैनल से बाहर आई है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प पहलू भी है जो शायद आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता। वो क्या? जैसे मान लीजिए किसी के घर के कुछ बहुत पुराने कागजात हैं, हाँ, कोई पारिवारिक रिकॉर्ड है, या किसी व्यक्ति की अपनी निजी जमीन का कोई बहुत पुराना नक्शा है। हाँ, बिल्कुल, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। हाँ, मूल रूप से ये पूरी तरह से प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स ही हैं। इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर किसी विवाद के चलते या किसी और प्रक्रिया के कारण वो निजी दस्तावेज सरकारी विभाग की फाइल में जमा हो गए हैं, सरकारी कस्टडी में आ गए हैं, समझ गया, और फिर सालों बाद कोई व्यक्ति उसी विभाग से आरटीआई लगाकर उन कागजों की कॉपी मांगता है, तो कोर्ट में पेश करने के उद्देश्य से वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी सार्वजनिक दस्तावेज की श्रेणी में गिने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ये एक कस्टडी का जो सिद्धांत है वो कानून की बहुत गहरी समझ पर टिका है। अदालतें ये मानकर चलती हैं कि जब कोई दस्तावेज, भले ही वो किसी जमाने में प्राइवेट रहा हो, अगर एक बार सरकार की सुरक्षित कस्टडी में चला गया तो सेफ हो गया। हाँ, तो उसके साथ छेड़छाड़ होने की संभावना खत्म हो जाती है। वो एक तरह से लॉक हो गया है। राइट। अब जब पीआईओ उस सुरक्षित फाइल से निकालकर उसकी कॉपी आरटीआई के तहत देता है, तो उसकी प्रामाणिकता को एक सरकारी बैकअप मिल जाता है। समझ गई। और अगर हम धारा 74 के तहत आने वाले अन्य आम उदाहरणों की बात करें, तो पुलिस स्टेशन में दर्ज होने वाली अपनी एफआईआर, कोर्ट में पेश की जाने वाली चार्जशीट, सरकारी विभागों से जारी होने वाले सैंक्शन लेटर्स, कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन, और वो रेवेन्यू वाले एंट्रीज, बिल्कुल सबसे ज्यादा काम आने वाली राजस्व प्रविष्टियां, ये सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं और इन सभी को आरटीआई के जरिए निकालकर अदालत में पेश किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट में सिर्फ एक कागज ले जाकर रख देने से तो काम नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं।
एविडेंस एक्ट में दस्तावेजों को प्रमाणित करने का एक पूरा विज्ञान है। हाँ, धारा 76 और 77 इसी विज्ञान को समझाती हैं। अगर धारा 76 दस्तावेज के सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणन से जुड़ी है, तो धारा 77 ये रास्ता दिखाती है कि जब मूल दस्तावेज हाथ में न हो, तब इन प्रमाणित प्रतियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। एकदम सही। और इन दोनों का कनेक्शन बहुत क्रिटिकल है। वो कैसे? देखिए, धारा 76 और 77 असल में एक दूसरे की पूरक है। इमेजिन कीजिए, एक ट्रायल चल रहा है। सबसे अच्छी स्थिति तो यही होती है कि अदालत के सामने ओरिजिनल कागज पेश किया जाए। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन धारा 76 ये तय करती है कि अगर ओरिजिनल नहीं आ सकता, तो जो कॉपी आ रही है उस पर भरोसा कैसे किया जाए। जब कोई अधिकारी किसी दस्तावेज की कॉपी देता है, तो धारा 76 के तहत उसे ये लिख के प्रमाणित करना होता है कि भाई ये ओरिजिनल फाइल की हूबहू नकल है। ओके। इसके बाद धारा 77 का रूल शुरू होता है। अक्सर ऐसा होता है कि असली दस्तावेज किसी बाढ़ में खराब हो गए, दीमक लग गई, या किसी बहुत पुराने रिकॉर्ड रूम में कहीं दब गए। हाँ, जहां से उन्हें निकालना या कोर्ट तक लाना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है। सही बात है। तो ऐसी स्थिति में धारा 77 अदालत को यह अधिकार देती है कि वो उस प्रमाणित प्रति को ही ऐसा मान ले जैसे ओरिजिनल दस्तावेज ही पेश कर दिया गया हो। तो एक तरह से जब असली दस्तावेज नदारद हो, तब आरटीआई से निकाली गई ये कॉपी एक लाइफ बोट का काम करती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है। क्या? एक तरफ होती है सामान्य प्रमाणित प्रति, जिसे आम बोलचाल में लोग सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं, और दूसरी तरफ होती है आरटीआई से मिली हुई कॉपी। तो कानूनी असर के लिहाज से क्या इन दोनों में कोई फर्क है? ये बहुत ही बारीक और सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बताइए। देखने में दोनों लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और इन पर लगी जो स्टैंप है उसमें फर्क होता है। अच्छा। जो एक रेगुलर सर्टिफाइड कॉपी होती है, उस पर आमतौर पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी, यानी सत्य प्रतिलिपि होने के लिए प्रमाणित। इसके विपरीत जब कोई पीआईओ आरटीआई के तहत दस्तावेज जारी करता है, तो कई बार उस पर सिर्फ ट्रू कॉपी लिखा होता है। बस ट्रू कॉपी। हाँ, आरटीआई के तहत जारी कागजों पर सर्टिफाइड शब्द का होना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मुझे लगता है इनके जारी होने की प्रक्रिया और समय में भी एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हाँ, वो तो है। क्योंकि सामान्य प्रमाणित प्रति अक्सर उस विभाग के रिकॉर्ड रूम से आती है या कोई ऐसा क्लर्क उसे जारी करता है जिसकी ड्यूटी ही सिर्फ कॉपियां देना है। और इस प्रक्रिया में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं, क्योंकि हर विभाग का अपना अलग सिस्टम और स्पीड होती है। बिल्कुल। लेकिन आरटीआई एक ऐसा हथियार है जिसकी अपनी एक सख्त डेडलाइन है, 30 दिन। सही कहा। पीआईओ को 30 दिनों के भीतर वो दस्तावेज देना ही होता है। समय का ये फर्क लिटिगेशन में बहुत अहम होता है। लेकिन अदालत के नजरिए से जो सबसे बड़ी बात है वो है इनका कानूनी वजन, जो लीगल वेट है। हाँ, कानूनी विश्लेषण इस बात को एकदम स्पष्ट करता है कि एविडेंस के तौर पर आरटीआई दस्तावेज और सामान्य प्रमाणित प्रति दोनों समान रूप से प्रभावी हैं। मतलब कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि जज साहब आरटीआई कॉपी को ये कहकर खारिज कर देंगे कि ये तो सिर्फ ट्रू कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं। ओके। लेकिन ये समानता तभी लागू होती है जब आरटीआई दस्तावेज अदालत की कुछ बहुत ही सख्त और अनिवार्य शर्तों को पार कर ले। और यहीं पे वो रूल्स ऑफ द गेम आते हैं जहां अक्सर लोग मात खा जाते हैं। हाँ। कुछ लोगों को लगता है कि सरकारी दफ्तर से बस एक ईमेल आ गया या किसी फाइल की सादी फोटो कॉपी करवा ली और उसका प्रिंट आउट लेकर सीधे अदालत में दाखिल कर दिया तो वो एविडेंस बन जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एकदम नहीं। एकदम नहीं। एक सादी फोटोकॉपी या प्रिंट आउट की अदालत में कानूनी हैसियत शून्य होती है, 0। बिल्कुल। बिना सही सर्टिफिकेशन के वो सिर्फ एक रद्दी कागज है। और इस शून्य से बचने के लिए कानून ने तीन अनिवार्य शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा किए बिना आरटीआई कॉपी को एविडेंस माना ही नहीं जाएगा। तो पहली शर्त क्या है? पहली और सबसे बुनियादी शर्त यह है कि दस्तावेज पर उस संबंधित विभाग की आधिकारिक मोहर यानी फिजिकल सील होनी चाहिए, स्टैंप। हाँ, और साथ ही जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। बिना मोहर और हस्ताक्षर के कोई भी कागज अदालत में अपनी सत्यता साबित कर ही नहीं सकता। और दूसरी शर्त उसी ट्रू कॉपी से जुड़ी है जिसकी हमने अभी बात की थी, है ना? बिल्कुल।
दस्तावेज के ऊपर ये स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि ये एक सत्य प्रतिलिपि है। हाँ, ये स्टैंप इस बात की गारंटी होती है कि जो कुछ भी इस कागज पर है वो हूबहू सरकारी फाइल के ओरिजिनल रिकॉर्ड से मैच करता है। कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हाँ, उसमें कोई भी लाइन अपनी मर्जी से जोड़ी या घटाई नहीं गई है। और तीसरी शर्त सबसे ज्यादा पेचीदा है, हम्म, और यही वो जगह है जहाँ अच्छे अच्छे वकील भी उलझ जाते हैं। वो कैसे? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे बेहतरीन सबूत ओरिजिनल दस्तावेज होता है। अगर कोई व्यक्ति ओरिजिनल की बजाय आरटीआई से मिली सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में ला रहा है, तो उसे जज को एक बहुत ही ठोस और वाजिब कारण बताना होगा कि वो असली कागज क्यों नहीं ला रहा है। ओके, मतलब ऐसे ही नहीं ला सकते? नहीं। क्या वो ओरिजिनल कागज आग में जल गया? या क्या वो किसी ऐसे विरोधी के कब्जे में है जो उसे अदालत को सौंपने से इनकार कर रहा है? या शायद वो रिकॉर्ड इतना पुराना है कि सरकारी विभाग खुद कह रहा है कि भाई असली फाइल अब पढ़ने लायक स्थिति में ही नहीं है। बिल्कुल। कारण जो भी हो, वो कारण अदालत को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। बिना कारण बताए आप सीधे आरटीआई कॉपी को ओरिजिनल के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शर्तें सुनकर लगता है कि अदालतें इतनी सख्त क्यों हैं। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये पूरी सख्ती इसलिए है ताकि न्याय प्रक्रिया का मजाक न बने। बिल्कुल सही बात है। कोई भी राह चलता इंसान किसी फर्जी कागज की फोटोकॉपी लाकर किसी को फंसा न सके। हाँ। अदालत को एक जिम्मेदारी तय करनी होती है, और वो मोहर, वो हस्ताक्षर उसी जिम्मेदारी का प्रतीक है कि अगर ये कागज झूठा निकला तो उस अधिकारी की गर्दन पकड़ी जा सकेगी। एकदम सही। अदालत हवा में बात नहीं कर सकती। उसे दस्तावेजों की एक पूरी चेन चाहिए होती है। और इसी से जुड़ा है इस पूरे विश्लेषण का सबसे चुनौतीपूर्ण और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा। अच्छा। हाँ, ये वो बिंदु है जिसे अस्तित्व बनाम सत्यता या लीगल भाषा में एग्जिस्टेंस वर्सेस ऑथेंटिसिटी कहा जाता है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा भ्रम है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई कागज आरटीआई से मिल गया जिस पर बाकायदा सरकारी मुहर लगी है, पीआईओ के साइन हैं, ट्रू कॉपी की स्टैंप है, तो मतलब उस कागज में लिखी हर एक बात को सरकार ने सच मान लिया है। हाँ, और अदालत भी उसे परम सत्य मान लेगी। हाँ? लेकिन कानून ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। हाँ। ये एविडेंस लॉ का बहुत ही बारीक लेकिन सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। आरटीआई दस्तावेज अदालत में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज साबित करता है। क्या? और वो ये है कि ऐसा कोई कागज उस फलां सरकारी विभाग की फाइल में मौजूद है। ओके। वो उस रिकॉर्ड के अस्तित्व को साबित करता है, लेकिन उस कागज के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सच्चा है या फिर किसी ने बहुत ही चालाकी से कोई फर्जी दस्तावेज बनाकर उस सरकारी फाइल में घुसा दिया था, ये बात कोई भी आरटीआई साबित नहीं कर सकती। इसे एक बहुत ही सीधे और आम जिंदगी के उदाहरण से डिकोड करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी सरकारी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप है। एक आरटीआई लगाई जाती है और जवाब में एक बिल की कॉपी मिलती है। उस बिल में लिखा है कि ऑफिस के लिए 100 कुर्सियां खरीदी गईं और लाखों रुपए का पेमेंट हुआ। अब ये बिल पूरी तरह से सर्टिफाइड है। तो अदालत में ये आरटीआई कॉपी सिर्फ इतना साबित करेगी कि हाँ, डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में एक बिल मौजूद है जिस पर 100 कुर्सियों का जिक्र है। बिल्कुल। लेकिन क्या वो 100 कुर्सियां सच में कभी उस ऑफिस में आई थीं? यही तो सवाल है। क्या वो बिल असली था या किसी बेईमान ठेकेदार ने बस एक फर्जी बिल बनाकर फाइल में चिपका दिया था और पेमेंट ले लिया था? और यही वो जगह है जहां ट्रायल की असली परीक्षा शुरू होती है। आरटीआई सिर्फ उस बिल को अदालत के पटल तक लाने का काम करती है, लेकिन उस बिल की सत्यता, उसकी ऑथेंटिसिटी साबित करने के लिए एविडेंस एक्ट के बाकी टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि गवाहों को बुलाना। बिल्कुल, गवाहों को कटघरे में बुलाना होगा, जिन्होंने पेमेंट पास किया उनकी गवाही करवानी होगी, और सबसे अहम जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन करना होगा। तो जब तक विरोधी पक्ष के वकील को उस बिल बनाने वाले या पेमेंट पास करने वाले अधिकारी से सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिलता, तब तक अदालत उस आरटीआई कॉपी के कंटेंट को पूरी तरह सच नहीं मान सकती। इसके अलावा दस्तावेजों को लेकर कुछ और भी सीमाएं हैं जिनका जिक्र कानूनी विश्लेषण में साफ तौर पर किया गया है। जी। एक बहुत ही आम स्थिति होती है जहां फाइल की नोट शीट आरटीआई में मांगी जाती है। हाँ। फाइल पर अक्सर अधिकारी अपनी व्यक्तिगत राय या विचार लिखते हैं। जैसे किसी अधिकारी ने लिखा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति दोषी है, या मेरे विचार से ये टेंडर इसे नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अदालत तथ्यों पर फैसला सुनाती है।
विचारों पर नहीं। बिल्कुल। हाँ। किसी भी अधिकारी की व्यक्तिगत राय को एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। ओपिनियन सिर्फ ओपिनियन है, वो कोई साबित तथ्य नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी डिस्टिंक्शन है। फैक्ट्स और ओपिनियन का जो फर्क है वो अदालत में केस की दिशा तय करता है। और एक आखिरी लेकिन बहुत ही व्यावहारिक चुनौती ये भी है कि आरटीआई की ताकत वहीं खत्म हो जाती है जब विभाग कह दे कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। मतलब अगर फाइल ही गायब हो। हाँ। अगर पीआईओ ये लिखित में दे देता है कि फाइल गायब है या ऐसा कोई कागज कभी बना ही नहीं, तो आप आरटीआई के जरिए किसी विभाग को वो रिकॉर्ड पैदा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सही बात है। आरटीआई कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हवा से कागज निकाल ले। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ वही दिखा सकती है जो फाइल के पन्नों के बीच मौजूद है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और इसका सार निकालें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आरटीआई एक ऐसा लीगल टूल है जिसने आम नागरिक को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। बहुत बड़ी। खासकर उन मामलों में जहां पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड, जमीन के नक्शे या ऐसे सरकारी दस्तावेज निकालने हों जो दशकों से कहीं फाइलों में दबे पड़े हों। ये टूल उन बंद फाइलों के ताले खोलकर उन्हें कोर्टरूम तक लाने का काम करता है। और कोर्टरूम तक लाने के बाद की जो जर्नी है वो पूरी तरह से उन मुहरों और हस्ताक्षरों पर निर्भर करती है। वही एक आम कागज को कानूनी साक्ष्य का दर्जा दिलाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने गहराई से समझा, आरटीआई सिर्फ दरवाजा खोलती है। उस कागज के भीतर लिखी इबारत की सच्चाई साबित करने की जो भारी जिम्मेदारी है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, हाँ, वो अंततः उसी पक्ष पर होता है जो वो कागज अदालत में लाया है। आज के इस विश्लेषण से ये साफ है कि कानूनी मान्यता के लिए कागजों पर लगी भौतिक मोहर या फिजिकल सील और अधिकारियों के गीले हस्ताक्षर या वेट सिग्नेचर्स कितने जरूरी हैं। इनके बिना अदालत के दरवाजे दस्तावेजों के लिए बंद हैं। लेकिन एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचिए जिसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां सरकारें पूरी तरह से पेपरलेस हो रही हैं और सारा डेटा सिर्फ ब्लॉकचेन या किसी क्लाउड सर्वर पर मौजूद है। ये तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया होगी, है ना? ऐसे में मूल दस्तावेज खो जाने और सत्य प्रतिलिपि पर भौतिक मोहर जैसी अदालती शर्तें इस नए डिजिटल युग में कैसे अपना वजूद बचाएंगी? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी पूरी न्याय प्रणाली को फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। आगे की खोज और चिंतन जारी रखिए।